चलो कल हम लोग क्या पढ़े थे? साइंस। साइंस में आपने देख लिया। लड़के अब शांत रहो, साइंस चालू हो गया है। अब साइंस में आपने देखा था कि शायर और साइंटिया दो शब्दों से बना है ना। साइंस कोई माने विषय नहीं है, साइंस एक पढ़ने का क्या है? तरीका ना, मेथड ऑफ स्टडी। यानी साइंस एक पढ़ने का क्या है? तरीका। साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग साइंस सुनते ही क्या सोचते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बल। ये साइंस नहीं है। आप लोग ये भी सुनते होंगे क्या? लैंग्वेज साइंस यानी भाषा विज्ञान, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो साइंस अगर कोई विषय होता तो क्या होता? केवल यही होता, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या? बायो। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस का मतलब होता है पढ़ने का तरीका, और पढ़ने का तरीका कैसे होता है वही बताता है कौन? साइंस। आप लोग पढ़ते होंगे कि साइंस क्या है? किसी भी विषय का, ये नहीं कि केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या? बायो। किसी भी विषय का सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। क्रमबद्ध मतलब क्रम वाइज क्रम, माने जैसे आपने ABCD पढ़ा, उसके बाद 4 प्रकार का ABCD, फिर आपने क्या लिखना है? शब्द, शब्द के बाद वर्ड माने अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद क्या? सेंटेंस यानी वाक्य। इस तरीके से पढ़ते हैं। हमने बांटा था साइंस कितने प्रकार से? 2। साइंस को आपने देखा था कि 2 शब्दों से बना है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। एक है क्या? शायर, और एक है साइंटिया। शायर का मतलब होता है जानना, और साइंटिया का मतलब ज्ञान। ज्ञान को जानना क्या कहलाता है? विज्ञान। और विज्ञान को हम 2 कैटेगरी में बांटे थे, एक सोशल साइंस और एक नेचुरल साइंस। सोशल साइंस के अंतर्गत कई है, समाज वाला जितना भी है। और नेचुरल साइंस में कौन आ जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसके अंतर्गत? नेचुरल। और उसके बाद साइंस को आपने 2 तरीके से देखा था। बायोलॉजी साइंस में हमने 3 साइंस देखा था। नेचुरल साइंस में कौन था? फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और बायोलॉजी। फिजिक्स में किसको देखते हैं हम लोग? किसका अध्ययन करते हैं? नेचर यानी प्रकृति का, ऊर्जा का, इसका अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री के पिता लेवासियस। और केमिस्ट्री में हम ऊर्जा किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ का संगठन, संरचना और उसका स्वरूप। और बायोलॉजी में हम जीव का। कुछ दिनों तक ये जीव मानते थे कि जो चल फिर रहे हैं वही जीवित हैं। बाद में जब क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार हुआ, उसके पहले ही थियोफ्रेस्टस ने बता दिया कि पेड़ पौधे भी क्या हैं? जीवित हैं, और वे भी सारे प्रोसेस करते हैं जो मनुष्य करता है। ठीक, तो ये तब 2 भाग में बटा बायोलॉजी। कितने कौन कौन? एक का नाम हुआ बॉटनी और एक का नाम जूलॉजी। जहाँ हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी, और जहाँ हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी। बॉटनी में पेड़ पौधों को हम क्या कहेंगे? पादप कहेंगे। बॉटनी में पेड़ पौधों को पादप। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आपको ये ध्यान रखना है, जो कल बताए थे कि बांस दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? घास। ये हटा दिया गया है क्योंकि बांस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग काटते थे। घास को काटने पे कोई प्रतिबंध है? घास कहीं भी आप काट सकते हैं। इसीलिए बांस जो जंगलों में था उसको लोग काट दिया करते थे। तो उसको काटने से बचाने के लिए इसको क्या कर दिया गया है? आपके पर्यावरण संरक्षण में शामिल कर दिया गया है। अब बांस को घास नहीं रखा गया है। दुनिया का पहले था, दुनिया का सबसे बड़ा घास कौन था? बांस। लेकिन अब बांस को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, क्योंकि घास को काटने के लिए कोई नियम कानून नहीं था, और पेड़ को काटने का नियम कानून। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ अगर कोई काट रहा है हरा पेड़, जैसे कोई भी हरा पेड़ पौधा काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पुलिस वाले आके आ जाते हैं कि नहीं? पुलिस वाले आके उसको क्या करने लगते हैं? पैसा मांगने लगे, घूसखोर ना, घूस मांगने लगेंगे। तो यही दिक्कत था। तो इसीलिए इसको क्या घोषित कर दिया गया? बांस को। बांस अब घास नहीं बल्कि क्या है? पौधा है, पेड़ पौधे के अंतर्गत। अब हम लोगों को पहले पढ़ना है, बायोलॉजी 2 भाग में बटेगा। एक का नाम है बॉटनी और एक का नाम जूलॉजी। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। और बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी के पिता अरस्तु। हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या? बॉटनी, और बाद में पढ़ेंगे क्या? जूलॉजी। तो बॉटनी में देखिए, बॉटनी में कई चीज पढ़ना है। सबसे पहले देखिए क्या क्या पढ़ना है। बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। नहीं दिख रहा है? नीचे, ठीक। बॉटनी, और बॉटनी के पिता कौन है? अभी भी नहीं दिख रहा है। सजीव मतलब वो चौक नहीं दिख रहा है, वो आ रहा है। वो आ रहा है पर चौक नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, शांत रहो बस ना। चलिए, बॉटनी पढ़ना है। और बॉटनी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये देखो, यहाँ लिख दे रहे हैं। दिख रहा है सर।
पहले पढ़ना है जड़, फिर पढ़ना है तना, फिर पढ़ना है पत्ती, फिर पढ़ना है फूल और उसके बाद क्या, फल। फूल और फल। ये आपका है सिलेबस। यानी क्या क्या पढ़ना है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, और इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे बीज। ठीक, अंत में पढ़ेंगे हम लोग बीज, क्योंकि बीज का निर्माण जो होगा बीजांड से होगा और वो तब होगा जब फल आएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे अंत में पढ़ेंगे क्या, बीज। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, जड़। तो देखिए जड़ जो है, ये दो चीज़ आप समझ लीजिए कि जड़ हम किसे कहेंगे ना। जड़ का निर्माण बीज से होगा, किससे, बीज से। यानी जड़ का निर्माण किससे होता है, बीज से। और बीज देखिए, बीज के किस हिस्से से होगा, यहाँ। ये मान लीजिए कोई बीज है, इसके ऊपर इस तरीके से है और इसके नीचे इस तरीके से। ये मान लो कोई बीज है, धान का बीज मान लीजिए, तो जो ऊपर वाला होता है ना भैया, इसको कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं, प्रांकुर। ऊपर वाला भाग कहलाता है प्रांकुर और नीचे वाला भाग कहलाता है मूलांकुर। ये क्या है, मूलांकुर। तो माने जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहेंगे, प्रांकुर, और जो नीचे वाला भाग है मूलांकुर। अब बताओ जड़ जो है नीचे जाता है कि ऊपर, नीचे। तो यानी जड़ का निर्माण किससे होगा, प्रांकुर से होगा कि मूलांकुर से, मूलांकुर से। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेडिकल। क्या कहेंगे, रेडिकल, यानी मूलांकुर। रेडिकल इसे अंग्रेजी में कहेंगे और उसे कहेंगे ना, इसको प्रांकुर को कहते हैं ओलूमर ना, ये प्रांकुर है। लेकिन इसको अंग्रेजी में नहीं, यही वाला पूछता है कि मूलांकुर को और किस नाम से जानते हैं, रेडिकल के नाम से। ठीक, तो ये नीचे वाला जड़ का निर्माण तो तना होता है, इसको छोड़ दो। ऊपर वाला किससे बनता है, तना, नीचे वाला जड़। तो जड़ का निर्माण मूलांकुर से कि प्रांकुर से, मूलांकुर से। अब इसमें देखिए दो चीज होता है, जड़ ऊपर जाता है कि नीचे। तो जो प्रकाश की तरफ नहीं जाता वो प्रकाश के निगेटिव कहलाता है, और प्रकाश को यहाँ बायोलॉजी में हम लोग कहेंगे फोटो। क्या कहेंगे, फोटो। तो ये मूलांकुर जो होता है, ये दो तीन चीज़ें जान लीजिए, फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक निगेटिव होता है, निगेटिव। यहाँ डायरेक्ट चिन्ह बना दे रहे हैं, फोटोट्रॉपिक निगेटिव। यानी ये ऊपर जाता है, जड़ ऊपर नहीं जाता। तो जब अगर यहाँ है तो वहाँ लिखेंगे पॉजिटिव, और नहीं है तो मतलब अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव। यानी बताओ कि जो जड़ है ये प्रकाश में जाता है, नहीं, तो प्रकाश में नहीं जाता, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिक निगेटिव। और पृथ्वी को हम लोग कहते हैं जियोड ना, जियोड। पृथ्वी जो है इसका आकार कैसा है, जियोड है। तो पृथ्वी को अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे जियो ना। तो जियोड, तो पृथ्वी का आकार है जियोड, इसलिए जमीन में जाता है जड़। तो इसको हम क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिक। क्या बोलोगे, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। और ये कैसा होगा, जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव। यानी ये कहलाएगा जियोट्रॉपिक पॉजिटिव, और ये फोटोट्रॉपिक निगेटिव। यानी ये जो जड़ होता है ये कहाँ नहीं जाता, प्रकाश में नहीं जाता। कहाँ जाता है, जमीन में। और जो जमीन में जाएगा इसको क्या कहोगे, जियोट्रॉपिक पॉजिटिव और फोटोट्रॉपिक निगेटिव। आप बताओ क्या जड़ में माने प्रकाश संश्लेषण करने का कोई गुण है, नहीं। जड़ में नोड और इंटरनोड पाया जाएगा, नहीं। गांठ पाया जाएगा, नहीं। तो ये जड़ में न तो नोड पाया जाता है न तो इंटरनोड, नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड का मतलब क्या है, इसमें गांठ नहीं पाया जाता, जड़ में कोई गांठ नहीं पाया। गांठ कहने का सेंस क्या है, जैसे अदरक आपने देखा है, आलू देखा है, यहाँ क्या रहता है, कहीं न कहीं गांठ रहता है, जहाँ से क्या निकलता है, शाखा। तो इसका मतलब जड़ में माने नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता। समझ रहे हो ना क्या करें, नोड और इंटरनोड का मतलब इसमें शाखाएं निकलने का कोई चांस नहीं, मुख्य जड़ में ये है। यानी इसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता। इसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता। क्या, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। यानी जो जड़ है, ध्यान से बताओ, जड़ जो है ये हरा होता है क्या, या तो सफ़ेद होगा या तो भूरा। सफ़ेद भी देखे होंगे, जब कोई
वृक्ष छोटा है और उसको उखाड़ेंगे ना जमीन से तो कैसा रहेगा, वो सफ़ेद रंग का जड़ रहेगा। और थोड़ा सा पुरान हो जाएगा तो कैसा रहेगा, भूरा रंग ना। तो जड़ जो होता है ये दो तरीके का हो सकता है। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, इसका मतलब जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो अब आपको पता चल गया कि जड़ का निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से होता है। प्रांकुर से कि मूलांकुर से, मूलांकुर से। ये जमीन में जाता है कि प्रकाश में, जमीन में जाता है तो जियोट्रॉपिक पॉजिटिव। प्रकाश में जाता है नहीं, तो प्रकाश में नहीं जाता जिसको क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिक। तो जड़ कभी भी प्रकाश में नहीं जाता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिक निगेटिव। और जमीन में जाता है इसलिए इसको क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिक पॉजिटिव। इसमें गांठ नहीं पाया जाता, नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता। ये था जड़। अब हम लोग देखेंगे जड़ के क्या प्रकार, इतना आप लोग उतारिए तब ना। ठीक, तो अब हो गया, किससे निर्माण हुआ, मूलांकुर से। आपने देख लिया जियोट्रॉपिक पॉजिटिव और फोटोट्रॉपिक निगेटिव। और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल के साथ साथ इसमें नोड और इंटरनोड भी नहीं पाया जाता। अब हम लोग देखेंगे जड़ का प्रकार। देखो ये जो जड़ है इस तरीके से ये नीचे की तरफ धंसा हुआ रहता है। ऐसे मान लो कोई पेड़ है, इस तरह से मान लो पेड़ है और यहाँ जो जड़ है इस तरीके से धंसा हुआ रहता है। जो ये मुख्य जड़ है ना, इसको कहते हैं टैप रूट, मूसला जड़। ये कौन सा जड़ कहलाता है, मूसला जड़ यानी टैप रूट, मूसला जड़, मूसला जड़ यानी इसे हम लोग कहते हैं टैप रूट यानी मूसला जड़। ये प्राथमिक जड़ होता है। कौन सा जड़, प्राथमिक जड़। ध्यान से सुनो आप, प्राथमिक जड़। इसको प्राथमिक जड़ क्यों कहते हैं, ये देखिए, ये केवल और केवल पेड़ को क्या करता है, सहारा देता है, सीधा खड़ा रखने का काम करता है, पिलर का काम करता है। जैसे पूरे किसी भी घर को बना दो तो उसमें सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है, पिलर। सेम टू सेम यही किसी भी वृक्ष को उसको सहारा देने का मुख्य काम कौन रूट करता है, टैप रूट यानी मूसला जड़। मूसला जड़ ही किसी भी वृक्ष को क्या करता है, सहारा देने का कार्य करता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, माने वृक्ष को सहारा देकर पकड़ के रखना, जैसे वो गिरे नहीं, तेज हवा आने पे गिरता नहीं। कौन सहारा दे के रखता है, इसीलिए इसको कौन सा जड़ कहा जाता है, प्राथमिक जड़। मूसला जड़ को ही हम लोग किस जड़ के नाम से जानते हैं, सभी वृक्ष में पाया जाता है। ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है जिसमें ये जड़ ना हो। मूसला जड़ सभी वृक्ष में पाया जाएगा। इसके बगल बगल इसके सहायक जड़ निकले होते हैं। ये आप लोग देखते होंगे, ये बगल बगल से निकला रहता है। और यहाँ जो रहता है नीचे, ये इसके नीचे जस्ट ये होता है रूट कैप। ये क्या है, रूट कैप। रूट कैप मतलब ये क्या करता है, मिट्टी को खोद कर अंदर जाने का काम करता है। तो किसी भी माने जड़ में, किसी भी पेड़ में यहाँ कौन सा जड़ होता है, मूसला जड़, जिसे हम लोग प्राथमिक जड़ कहते हैं। और इसके नीचे क्या लगा होता है, रूट कैप, जो मिट्टी को खोदने का काम करता है, मिट्टी को खोदने का काम और नीचे घुसने का काम करता है। कौन सा जड़, रूट कैप यानी मूसला जड़। और इसमें कौन नीचे क्या पाया जाता है, कैप रूट या रूट कैप। अब ये जो बगल बगल दिख रहा है, ये जो भी जड़ है ये सहायता है, माने पेड़ को सहारा देने का काम करता है। और ऊपर इसके और भी जड़ रहे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, जिसको कहते हैं अपस्थनिक जड़ या द्वितीयक जड़। इस वाले जड़ को हम लोग क्या कहते हैं, अपस्थनिक, अपस्थनिक जड़। अब ध्यान से सुनो, ये अपस्थनिक जड़ क्यों है, या इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक जड़। आपने देखा होगा बाजरा, ज्वार न, इसके बगल ईख, इसके बगल बगल आपने देखा है, ये इस तरीके से खड़ा रहेगा, उसके बगल से ऐसे निकला रहेगा। यहाँ बगल बगल न, काटने जाओ तो यही काटने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो यही कहलाता है कौन सा जड़, अपस्थनिक जड़। और अपस्थनिक जड़ दो प्रकार का, कितने प्रकार का, दो। तो आपने देख लिया, सबसे मुख्य जड़ किसी भी वृक्ष का कौन सा होता है, मूसला जड़। इसको हम लोग किस जड़ के नाम से जानते हैं, प्राथमिक जड़ के नाम से। ये नीचे इसके लगा होता है कौन सा, रूट कैप, जो मिट्टी को खोदने का कार्य करता है। ये इसका मुख्य काम, इसका काम क्या है, मूसला जड़ का यानी प्राथमिक जड़ का कार्य क्या है, पेड़ को सीधा खड़ा रखना और उसको सहायता प्रदान करना ना।
माने कोई भी अगर झटका लगे तो उसको टूटने से बचाना माने गिरने से बचाने में कौन सहायक होता है? आप देखते होंगे छोटा सा पेड़ रहे तो हवा तेजी से आता है तो क्या होता है, नीचे तक लचक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो उसको सहारा कौन दे रहा है? मूसला जड़। और इसी के ऊपर यहाँ कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन पेड़ पौधों को खड़ा रखना माने केवल मूसला जड़ के भरोसे ठीक नहीं है। तो ऐसे पेड़ पौधों को बगल से एक और जड़ निकल आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपस्थनिक जड़। अपस्थनिक जड़ का काम क्या है? जैसे लेलहरा है ना, बजरी, ज्वार, बाजरा, इन सब में क्या रहेगा? इस तरीके से रहेगा और नीचे आप देखना यहाँ लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बाल बड़ा होगा और जब बाल बड़ा होगा तो इसके गिरने का क्या रहेगा? चांस। तो गिरने के चांस को बचाने के लिए यहाँ क्या किया गया है? भगवान ने क्या किया? यहाँ बगल से एक रूट दे दिया जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अपस्थनिक। और ये अपस्थनिक रूट भी कितने प्रकार का? 2। अपस्थनिक रूट कितने प्रकार का? 2। एक को हम लोग देखो यहाँ खींच दे रहे हैं, एक को हम लोग क्या कहेंगे? एक को हम कहेंगे स्तंभ रूट। कौन सा रूट? स्तंभ रूट, स्तंभ जड़। और एक को अवस्तंभ। अवस्तंभ, स्तंभ और अवस्तंभ के विषय में समझ लीजिए। जैसे जो 90 डिग्री पे हो, कितने पे? और जो 90 डिग्री पे ना हो उसे अवस्तंभ। तो देखिए स्तंभ मूल आप लोग देखते होंगे बरगद है। बरगद, बरगद का पेड़ देखे हैं? बरगद के पेड़ तो एक जड़ तो रहेगा ही, बगल बगल में रस्सी नुमा लटका रहता है ना। ये पीपल है, बरगद है, इन वृक्षों में आप लोग देखते होंगे रस्सी मोटी मोटी लटकी रहती है ना। कभी कभी साउथ पिक्चर में वहां दिखाता है हीरो पकड़ के क्या करता है? उससे मारता है ना। तो वहां आपने देखा होगा कि ये वाला जड़ जो है ये स्तंभ रूट, स्तंभ रूट को आपने देखा है किसमें? बरगद या पीपल के पेड़ में। तो ये क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है। इतने बड़े वृक्ष हैं, आपने देखा होगा कि बरगद और पीपल जो है बहुत विशाल हैं और इसको सीधा खड़ा रखना जड़ के इसी के सहारे तो थोड़ा दिक्कत है। इसलिए इसके अगल बगल क्या निकल आते हैं? इस प्रकार के स्तंभ रूट निकल आते हैं जो उसको एक्स्ट्रा क्या देते हैं? एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं ना। हाँ, जमीन से कनेक्टेड नहीं रहेगा, ये वाला जमीन से कनेक्टेड नहीं रहेगा। अरे आप ही सोचो, कभी आपने देखा है किसी, आप जैसे कह रहे हो जमीन से कनेक्टेड नहीं है तब कैसे बैलेंस बना रहा है? आपने देखा है कभी रस्सी पे कोई डोलता रहे न, सर्कस दिखाने वाला, तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे करता है मेंटेन, क्या कर रहा है? वो अपने बैलेंस को बना रहा है। तो यही काम करता है पीपल और बरगद। तो वहां क्या रहेगा? नीचे से जड़ लटका रहेगा तो उसको बैलेंस बनाने का काम कौन करेगा? इसके जो स्तंभ रूट हैं। और ये अवस्तंभ कौन है? अवस्तंभ माने बगल बगल से जो 90 डिग्री न हो। जैसे ये वाला तो पीपल और बरगद में आप देख लिए, पीपल और कहाँ? बरगद में। और ये वाला जो विशाल पेड़ है वहां ये देखने को मिल जाएगा। और ये वाला कहाँ मिलेगा? जैसे लेलहरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का, मक्का यानी लेलहरा भैया वही ना, तो इसको मक्का कहेंगे। मक्का, बाजरा, ईख, गन्ना, बाजरा, गन्ना, इन सब में कौन देखने को मिल जाएगा? अपस्थनिक। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मौसम में बोए जाते हैं जिस मौसम में बारिश होगी और बारिश के समय मक्का भी, ज्वार भी और बाजरा भी। ऐसे मौसम में अगर केवल इसी रूट के सहारे रहेगा, केवल इसी के सहारे, तो बारिश होने के बाद ये हवा चलने पे क्या हो जाएगा? पूरा गिर जाएगा। तो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट कौन देता है? अवस्तंभ। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अपस्थनिक मूल का काम क्या है? एक्स्ट्रा सपोर्ट देना। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक रूट। कौन सा रूट? यानी ये है प्राथमिक रूट और ये है कौन सा रूट? द्वितीयक। तो रूट तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का, एक को हम कहेंगे मूसला जड़ यानी टैप रूट और दूसरे को अपस्थनिक जड़। और अपस्थनिक जड़ में 2 प्रकार, एक स्तंभ और एक अवस्तंभ। अब इतना उतारिए तब हम लोग देखते हैं आगे ना। इसी अभी जड़ के और प्रकार हैं, ठीक। तो यहाँ आपने देख लिया मूसला जड़ और अपस्थनिक जड़। ये मूसला जड़ का जो रूट कैप है, अगर इसमें क्या हुआ, ये टूटा तो ऐसी स्थिति में पेड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, क्योंकि यही मेन काम करता है। और जब आप किसी पेड़ को उखाड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में ये वाला क्या होता है? टूट जाता है और यही मिट्टी को खोदने का काम करता है और यही मिट्टी को माने अंदर जाने का काम कर रहा है। और अगर यही टूटा और साथ में इसके बगल बगल लगे होते हैं इसमें पतले पतले ये रूट हेयर, ये क्या है? रूट हेयर। ये क्या कहलाते हैं? इसमें पतले पतले जो होते हैं इनको कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर यानी रूट का क्या? बाल।
तो यही काम इसका, ये जड़ का आप लोग सोचते होंगे जड़ पानी सोखता है, जड़ पानी नहीं, पानी सोखने का काम कौन करता है? रूट हेयर। तो इसीलिए आप जब कभी छोटा वृक्ष उमाकेंगे, जैसे मान लीजिए आम का उमाक रहे, अमोला उमाक लिए, तो उमाकते समय वो चट चट करके क्या होता है? बोलता है। तो इसका मतलब वो क्या टूट रहा है? उसका रूट हेयर टूट गया, और साथ के साथ क्या उखड़ टूट गया? रूट कैप, दोनों का दोनों टूट गया। अब आप चाहे जहां लगा दीजिए, कितनी भी सुविधा में लगा दीजिए, पेड़ क्या होगा? सूख जाएगा, और छोटा सा पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाए। तो माने ये रूट हेयर का काम क्या है? रूट हेयर का काम है पानी को सोखना, और किस विधि द्वारा? ऑस्मोसिस। कौन सी विधि? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस विधि के द्वारा ये पानी को क्या करता है? सोखता है। तो पानी को सोखने का काम कौन करता है? जड़ की उसके रूट हेयर? रूट हेयर। और जो रूट हेयर पानी को सोखते हैं ना, उसको उस पानी को ऊपर ले जाने का काम, इस जो रूट हेयर के द्वारा सोखा गया पानी है, इस पानी को ऊपर ले जाने का काम करता है जाइलम। जाइलम ऊतक। कौन सा ऊतक? ज से जड़ और ज से जाइलम। याद करने का तरीका है कि ज से जड़ यानी जड़ से जाइलम। तो जाइलम ऊतक जो होता है, ये रूट हेयर पानी को सोखता है, और इस पानी को नीचे से ऊपर पत्तियों तक ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। क्योंकि पत्तियों को भोजन बनाने के लिए पानी के साथ साथ प्रकाश भी चाहिए, तो पानी को ले जाने का काम जाइलम कर दिया, और माने प्रकाश मिल गया किससे? ऊपर प्रकृति से यानी सूर्य से। और इस स्थिति में दोनों फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जब हम लोग पढ़ेंगे पत्ती, तो वहां देखेंगे कि किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक, तो ये हो गया रूट हेयर। आपको पता चला कि रूट क्या है, रूट हेयर क्या है। तो पानी सोखने का काम कौन किया? रूट हेयर। रूट कैप क्या है? ये नीचे यानी निचला भाग होता है जो इसके जड़ को बचाता है और इसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके टूटने पर पेड़ क्या होगा? सूख जाएगा। और इसके रूट हेयर जो होते हैं, ये पानी को क्या करते हैं? सोख करके इस वृक्ष को पानी देने का काम करते हैं। ये मुसला जड़ और अवस्थानिक जड़, ये दो प्राथमिक जड़ हैं। ये प्राथमिक जड़ कहलाता है, और ये द्वितीयक जड़। ये दो प्रकार का है, स्तंभ और अवस्तंभ। अब इसी में जड़ और भी प्रकार का है। देखिए कई जड़ ऐसे भी हैं, हो गया ना। ये कुछ जड़ ऐसे हैं जो केवल उसी के ऊपर टिके रहते हैं, और कुछ जड़ ऐसे हैं जो चढ़ते हैं, जैसे क्लाइंबिंग रूट। आपने ये भी देखा होगा, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट मतलब जानते हो? आरोही। आपने ये वाला रूट कहाँ देखा होगा? मनी प्लांट। मनी प्लांट देखा है? मनी प्लांट, मनी प्लांट, हाँ मनी प्लांट हो गया। अंगूर हो गया, अंगूर, अंगूर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आरोही। ठीक, तो ये आरोही के अंतर्गत मनी प्लांट। मनी प्लांट जो पेड़ लगाए जाते हैं, दीवार पे चढ़ता है। अब बताओ क्या इसमें प्राथमिक जड़ होगा? हाँ, प्राथमिक जड़ हर वृक्ष में होगा। अच्छा बताइए आप, क्या अंगूर में प्राथमिक जड़ नहीं होगा? मुसला जड़ होगा, क्योंकि उसी से वो विकास करेगा। और मनी प्लांट में प्राथमिक जड़ होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसी से विकास करेगा। प्राथमिक जड़ तो सब में होगा, माने चाहे जो भी हो, सब में उसको सहारा देने का काम कौन करेगा? प्राथमिक जड़। और ये भी जान लो, जो जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा कोई शक्तिशाली होगा, अगर आप नर्म स्वभाव के हैं तो आप जीवन में कुछ दिन तक चलेंगे, और अगर नर्म स्वभाव के नहीं हैं तो समझ जाइए। आम कितना बड़ा होता है और कितना बड़ा फड़ता है। और सोचो, बड़ा वाला कमली आम की बात नहीं, कमली आम की पेड़ कितना है? छोटा है, तो देखो बड़ा फड़ता है। और जो बड़ा पेड़ है वो छोटा। तो भगवान को पता था ये ज्यादा बड़ा है और इतना विकास कर गया कि अगर बड़ा हो जाएगा जिसके सर पे गिरेगा। मान लो कोई रोड से जा रहा है और रोड पे पेड़ है, तो क्या हुआ? कोहड़ा इतना पेड़ होता तब क्या होता? माने सर फोड़ देता। देखो, इसीलिए देखो क्यों? क्योंकि कोहड़ा जो है ये बड़ा फड़ता है, और इसलिए जमीन पे है। तो ये शक्तिशाली भगवान ने बनाया इसको बड़ा, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया कि आप कहाँ रहिए? जमीन पे। अब आप कहेंगे नारियल, तो नारियल भी है, लेकिन नारियल देखिए उसका ज्यादा शाखा नहीं है, एकदम सपाट में है। आदमी को पता है कि इतने बगल में मत जाइए गिरने, और इतना मजबूत भी रहता है। और कोहड़ा का ढुकनी क्या है? यानी जहाँ कोहड़ा रहता है वो क्या है? ढुकनी कमजोर है। और अगर सोचो आम की तरह ऊपर रहता तो क्या होता? सर पे गिरता, सर फोड़ देता है कि नहीं? तो भगवान ने बहुत सोच समझ के कुछ भी बनाया है। तो इसी तरीके से क्लाइंबिंग रूट, यानी ये रूट क्या है? जो पकड़ के चढ़ने का काम करता है। इसके बाद और एक और आ जाएगा, अधिपात मूल।
अधिपात, अधिपात मूल। अधिपात मूल किसमें है? अधिपात का मतलब ही होता है जैसे किसी अधिपात, अधिपात मूल। ये काम क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई बड़ा वृक्ष है, उसके ऊपर कोई वृक्ष टिक गया ना उससे कुछ नहीं लेगा, उस वृक्ष के ऊपर केवल टिक के सहारा लिया है। ये नहीं कि अमरबेल, अमरबेल भी एक प्रकार का वृक्ष है ना, लेकिन वो अमरबेल इसके अंतर्गत नहीं है। इसमें आएगा आर्किड का पौधा। कौन सा पौधा? आर्किड का पौधा, आर्किड। ये देखिए, हाँ, और एक अमरबेल है परजीवी। कौन सा? परजीवी। ये ध्यान से सुनो अभी। अधिपात मूल, आर्किड का पौधा। आर्किड का पौधा ना किसी वृक्ष के ऊपर टिका रहेगा, उससे कुछ नहीं लेगा, ना तो उससे क्या लेगा, ना तो उससे खाना लेगा और ना तो उससे पानी। खाना कहाँ से लेगा? अपने पत्तियों से प्रकाश, और पानी कहाँ से लेगा? वातावरण में जो भी है नमी, उसी नमी को क्या कर लेगा? सोख ले। और उस नमी को सोखने का काम इसमें कौन करता है? आर्किड में बेलामेन ऊतक। इस आर्किड के पौधे में एक ऊतक पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बेलामेन ऊतक। इस बेलामेन ऊतक की सहायता से ये नमी को, वातावरण से नमी को क्या करता है? नमी को सोख लेता है। और जड़ माने जिस वृक्ष के ऊपर रहेगा उससे कुछ नहीं लेगा। ये केवल और केवल क्या करता है? सहारा। जैसे आप लोग कभी देखिए, आप दो मित्र हैं, मान लीजिए कहीं मार्केट में गए, आप कहीं जैसे जा रहे हैं बस में, अब कुछ टाइम तक आप खड़े हैं, अब आपका मित्र सीट पर आ गया है, बैठा है, तो पैर मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे थोड़ा सा आप क्या हो जाइए साइड, और साइड होते ही थोड़ा सा आप क्या होंगे? उसके ऊपर पूरा नहीं बैठेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसके ऊपर सहारा ले लेंगे कि नहीं? फिर कुछ टाइम वो खड़ा होगा। तो यही काम इसका है कि अधिपात मूल क्या करता है, यानी ये जो जड़ होता है ये उसके ऊपर टीका तो रहता है, लेकिन उससे कुछ नहीं लेता, न तो भोजन लेता है और न तो पानी। ये दोनों बेलामेन ऊतक से पानी बाहर से खींच लेता है नमी से, और भोजन अपना पत्तियों से बना लेता है। और दूसरा, ये परजीवी जो है ये किसमें पाया जाता है? परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी है अमरबेल। यानी जिसके ऊपर टिकेगा ना, ऐसा आदमी समझ लो जैसे आपसे कहा भैया बैठने दीजिए, और बैठने के बाद क्या हुआ? आपको सीट से हटा के आपके ऊपर ही लौट गया ना। आपके सीट पे कौन? वो खुद बैठ गया और आपको क्या किया? वहां से हटा दिया। ये जो परजीवी ये है अमरबेल। ये क्या करता है? ध्यान सुनो। अमरबेल, अमरबेल का काम क्या है? जिस वृक्ष के ऊपर बैठा, पहले क्या करेगा? थोड़ा सा उसके ऊपर रहेगा, और उसके बाद पूरे वृक्ष को चारों ओर से क्या करेगा? घेर लेगा। उसकी पत्तियां क्या हो जाएंगी? तुप जाएंगी। और जब पत्तियां वृक्ष की तुपी, तो ऐसी स्थिति में अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और धीरे धीरे ये अमरबेल उसका भोजन भी लेता रहेगा, और उसको भोजन बनाने भी नहीं देगा। धीरे धीरे कमजोर करके उसको क्या कर देगा? समाप्त। तो इस प्रकार से आपने देख लिया, ये तीसरा रूट हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, और 1 और 2 आपने देखा था। पहला मूसला जड़ और दूसरा अपस्थनिक जड़। ठीक, तो इस प्रकार से जड़ आपका कंप्लीट ना। जड़ में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखिए एक जड़ और आपको दिखेगा, रूपांतरित जड़ ना। रूपांतरित जड़ किसे कहते हैं? कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो माने ऊर्जा को संग्रहित करके मोटे और मांसल हो जाते हैं, खाने योग्य। जैसे मूली, मूली क्या है? जड़ है कि तना? जड़ है। गाजर जड़ है। सलजम जड़ है। तो कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो ऊर्जा को संरक्षित करके मांसल हो जाते हैं और खाने योग्य हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़। तो ये कौन सा जड़ कहलाएगा? रूपांतरित जड़। कौन सा जड़? रूपांतरित। तो इस प्रकार से आप देखिए जड़ कितने प्रकार का आपने देख लिया। पहला आपने देखा मूसला जड़। कौन सा जड़? मूसला जड़। दूसरा जड़ कौन सा था? अपस्थनिक। अपस्थनिक, अपस्थनिक जड़। अपस्थनिक जड़ 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2। कौन कौन? स्तंभ और अवस्तंभ। ठीक ना, अवस्तंभ। और क्या आपने देखा? इसके बाद तीसरा क्लाइंबिंग माने आरोही जड़। आरोही, आरोही के बाद आपने क्या देखा? अधिपात ना, अधिपात, अधिपात। इसके बाद परजीवी, परजीवी। अब अंतिम वाला है जिसको हम लोग कहेंगे रूपांतरित जड़। रूपांतरित जड़। तो रूपांतरित जड़ किसे कहते हैं? कुछ जड़ ऐसे होते हैं
जो ऊर्जा को संग्रहित करके, भोजन को संग्रहित करके मोटे और मांसल हो जाते हैं, जो किसके योग्य हो जाते हैं, खाने योग्य। जैसे इसी में आ जाएगा रूपांतरित में, मूली हो गया, मूली, और क्या हो गया, गाजर, ये सब, हाँ सलजम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, रूपांतरित जड़। तो रूपांतरित जड़ किसे कहते हैं, कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो ऊर्जा तथा भोजन को इकट्ठा करके मोटे और क्या हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, जो खाने हो। और इस जड़ की एक खूबसूरती है कि किस जड़ से बनेगा, मूसला जड़ से। इसका मतलब ये किस तरीके का होगा, इसके नीचे जो होगा ये मान लो है कैसे, ऐसे इस तरीके का ना, ये हाँ पत्तियां हैं, मान लो ये क्या है, पत्तियां। इस तरीके से पत्तियां निकली हैं इसकी, ये मान लो गाजर है, तो नीचे नुकीला होगा, ये नीचे ऐसे नुकीला होगा, तो जो नुकीला दिखे, हाँ तो इसी को हाँ रूट कर, यानी ये क्या है, मूली भी है, ऐसा ही क्या होगा, गाजर। तो ये क्या है, तना है कि जड़ है, हाँ जड़ में एक चीज और रहेगा, कुछ जड़ ऐसा लगेगा जैसे तना भी है, जैसे आलू और कंद, कंद भी ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन कंद क्या है, तना है। तो तना में नोड और इंटरनोड पाया जाएगा, और जड़ में नोड और इंटरनोड माने वहां गांठ पाया जाएगा। जैसे आलू देखिए, आलू, आलू में आपने देखा होगा है लड़के, आलू में देखा होगा आपने, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से जमता है न, कंद में भी जमता है। मूली कभी बगल अगल से जमेगी, रख दो कितना भी नमी में रख दो वो जमेगा नहीं, सड़ जाएगा। गाजर रख दो अगल बगल से निकलेगा कोई वृक्ष नहीं, लेकिन आलू रख दो तब निकलेगा। इसका मतलब जहां नोड और इंटरनोड पाया जाएगा वो क्या है, तना है ना, तना। जैसे आलू हो गया ना, और क्या हो गया जिसको आप लोग कहते हैं कंद, कंद को दूसरा कुछ नाम है हम ना, स्वीट पोटैटो, उसे कहते हैं स्वीट पोटैटो। क्या, स्वीट पोटैटो, प्याज नहीं है ना, प्याज जड़ के अंतर्गत नहीं आएगा, और मांसल है, मोटा हो गया है, ठीक। तो ये सब कहलाते हैं क्या, ये क्या कहलाएगा, रूपांतरित जड़। तो रूपांतरित जड़ ऐसे जड़ को कहते हैं जो माने ऊर्जा तथा भोजन को इकट्ठा करके मोटे और मांसल हो जाते हैं तथा खाने योग्य हो जाते हैं, उसे हम लोग कौन सा जड़ कहते हैं, रूपांतरित जड़। और रूपांतरित जड़ का उदाहरण कौन कौन है, गाजर है, मूली है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। और ये हाँ इसमें भी रूट हेयर पाया जाएगा, बगल बगल पतला पतला देखोगे निकालोगे तो रूट हेयर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको पानी सोख के देने का काम कौन करता है, वही पतले पतले रूट हेयर, ठीक। ये था पूरा आपका क्या, जड़। अब हम लोग देखते हैं क्या, इतना उतारो तो हम लोग देख लेते हैं तना, ठीक।